कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली उनका हक पति की प्रॉपर्टी पर हो जाता है। इससे बड़ा मिथ इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। जो आपके ससुराल वाले हैं उनके घर में आपका कोई राइट नहीं। इतना सही रहता है अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी लेना। नेवर गो इन फॉर जॉइंट प्रॉपर्टीज। नॉट हस्बैंड के साथ नहीं, किसी भी और के साथ। जहां भी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी होगी डिस्प्यूट पक्का है। दो भाई डिस्कस कर रहे होते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी बेचेंगे, आधा आधा करेंगे। बहन उसी कॉन्वर्सेशन में होती है, उससे कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ, जीजा से बोल दिया जाता है कि जीजा तो बहुत अच्छे हैं हमारे, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे। वो रिलिंक्विश कर देंगे। तो जीजा का राइट है, बहन का कोई राइट नहीं है। बहन उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं है। विवाद से बचने के लिए और पारिवारिक रिश्ते बनाने के लिए कई बार हम अपने अधिकारों का बलिदान दे देते हैं, क्योंकि सिखाया ही ये जाता है ना कि यू आर अ गुड गर्ल। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो आपका हाफ राइट है, मतलब जो भी आपका जितना भी शेयर है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट बाय बर्थ है, उसको आपके पेरेंट्स भी चाहें तो आपसे नहीं छीन सकते। हमारे यहाँ बुजुर्ग ना अपनी विल को एकदम अपने गले से लगा के रखते हैं, देते नहीं है। लोग विल पे पैसा ही नहीं खर्चना चाहते। विल को सही होने के लिए, वैलिड होने के लिए ना रजिस्ट्रेशन की नीड है, ना नोटरी की नीड है। यूजली हेजिटेशन में और शर्मा शर्मी में अभी भी इंडियन सोसाइटी में लड़कियां अपना ये हक या फिर विल में क्या डिटेल्स हैं ये नहीं पूछती हैं। राइट है, बिल्कुल है, बट राइट झोली में आके कभी नहीं गिरेगा आपके। राइट आपको मांगने कोर्ट जाना पड़ेगा। जो लड़की कमा रही है उसकी प्रॉपर्टी भी उसके नाम नहीं होती है। उसका पैसा कहाँ गायब होता है वो किसी को नहीं पता। You become the bad woman when you say that you want to own the rights, claim the rights and tell your rights. नमस्कार, हेलो, वेलकम। प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि पीएसएफ के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। घर, जमीन, संपत्ति, भारतीय परिवारों में इनकी चर्चा अक्सर होती है, लेकिन जब बात महिलाओं के अधिकारों की आती है तो आज भी बहुत सारा कंफ्यूजन दिखाई देता है। कई महिलाओं को लगता है कि शादी के बाद पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार खत्म हो गया है। कुछ ये मानती हैं कि पति की संपत्ति पर उनका अपने आप अधिकार बन जाता है, और कई महिलाएं पूरी जिंदगी परिवार की संपत्ति बनाने में योगदान देती हैं, लेकिन जब कानूनी अधिकार की बात आती है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके हक क्या हैं और कितने हैं। हाल ही के सालों में महिलाओं की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर काफ़ी चर्चा की गई है। सरकार भी महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा भी दे रही है, लेकिन सवाल फिर भी यही है, कानून महिलाओं को वास्तव में क्या अधिकार देता है? तो आज हम बात करेंगे आपके हक की, आपकी सुरक्षा की और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट आस्था चड्ढा जी मौजूद है। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएसएफ में। इन्हीं से बात करेंगे महिलाओं के अधिकारों और पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों पर। तो सबसे पहला सवाल मेरा आस्था आपसे यही है, बीइंग अ वुमन, क्या आजकल की महिलाएं पहले से ज़्यादा जागरूक हैं या फिर नहीं? पहले से ज़्यादा तो फॉर श्योर जागरूक हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कमी है। देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास बहुत ही पढ़ी लिखी लेडीज़ आती हैं जो टॉप पोजीशंस पे बैठी हैं, बट उनसे जब बात करो तो उन्हें कुछ नहीं पता। बहुत बार ऐसा होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर नहीं, अपने सारे हकों को लेके सारे इंस्टेंसेस बताने के बाद उनको लगता है कि हमारे साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं, ये तो सबके साथ होता है। और कहीं ना कहीं एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जब भाई बहन या पूरी फैमिली बैठती है तो बड़ी कैजुअली दो भाई डिस्कस कर रहे होते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी बेचेंगे, आधा आधा करेंगे। बहन उसी कॉन्वर्सेशन में होती है, उससे कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ, जीजा से बोल दिया जाता है कि जीजा तो बहुत अच्छे हैं हमारे, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिलिंक्विश कर देंगे। तो जीजा का राइट है, बहन का कोई राइट नहीं है। बहन उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट ही नहीं है। और कई बार अगर पार्ट होती भी हैं और कुछ उन्हें संपत्ति का हिस्सा मिलता भी है तो वो उसे इसलिए देती हैं कि भाई हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं। और विवाद से बचने के लिए और पारिवारिक रिश्ते बनाने के लिए कई बार हम अपने अधिकारों का बलिदान दे देते हैं, क्योंकि सिखाया ही ये जाता है ना कि यू आर अ गुड गर्ल। सो द गुड गर्ल सिंड्रोम वो तो आगे कैरी होगा ही होगा। अच्छी बुआ बनना है, अच्छी बेटी बनना है। और एक सिंड्रोम ये भी है कि सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी हो गया तो क्या बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं भी उसी नाव में सवारी कर रही हूँ। मेरे सारी कजन्स के साथ भी ऐसे ही हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरे आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें कोई भी बेटी अपना अधिकार नहीं मांग रही, तो मैं कैसे मांग सकती हूँ? बुरी बेटी हो जाएगी, बुरी बेटी हो जाएगी। बहरहाल, अब सबसे सीरियस सवाल पे आते हैं। सवाल ये कि क्या बेटा और बेटी के समान अधिकार होते हैं माँ बाप की प्रॉपर्टी में, या फिर बेटी का किस तरीके से हक होता है अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी पर? ऑलराइट, तो सबसे पहले जो आपके सारे ये लॉज हैं, जो फैमिली से रिलेटेड लॉज हैं, फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, ये आपके पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं।
तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। इसमें मेजर, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो टुडे उसी पे लिमिटेड रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम लॉ की बात करो, उसमें इक्वल नहीं है, बेटियों को राइट है बट इक्वल नहीं है। लेकिन हिंदू लॉ क्योंकि 1956 में कोडिफाई हो गया था, यानी पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया था, तो उसमें बेटा और बेटी का इक्वल राइट है। सपोज अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो फॉर एग्जांपल एक आदमी की बात करूँ तो मैं उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसकी बेटी और मदर का 1/4 हिस्सा है, तो दे हैव इक्वल राइट्स। अब इसमें भी प्रॉपर्टीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो खुद बनाई हो पेरेंट्स ने, जो फैमिली की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही हो। तो अगर आप मुझे 1956 ऑनवर्ड्स बोलो तो माँ बाप दोनों की प्रॉपर्टी में बेटा बेटी का बराबर अधिकार है। और 3 बच्चे हैं तो 1/3 है। तो 1/3 है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा एक स्लॉट हो गया और बेटी एक स्लॉट हो अलग गई। हो गई। एक बेटे का एक एंटिटी है, वो एक बच्चा एक एंटिटी है। ज़्यादातर हम फ़र्क भी नहीं समझ पाते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, क्या बेसिक अंतर है? ओके, इस पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं। बहुत बार हमें लगता है कि जैसे फादर को कोई प्रॉपर्टी दादाजी से मिली तो वो उनकी हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गई। ऐसा नहीं है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी पटर्नल साइड से, फादर की साइड से 4 पीढ़ियों से चलती चली आ रही है। मदर की साइड से तो वैसे ही कुछ नहीं मिलता है, मुझे लगता है, क्योंकि वो मदर ही somehow dissociated एनओसीज होती है। दे देती हैं, हाँ, नॉन तो फिर नो वो ऑब्जेक्शन। then that link breaks। एब्सोल्युटली, लेकिन उसमें भी एक टेक्निकलिटी है जो अब बेटर हो गई है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो 4 जनरेशन से आपकी पटर्नल साइड से चल रही है, तो इट हैज़ टू कंप्लीट 4 जनरेशंस। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो है जो आपने खुद बनाई है, आपके पेरेंट्स ने या उससे पहले की। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से गिफ्ट में मिल गई, किसी और ने दे दी, चाचा किसी और ने दे दी, वो सारी सेल्फ एक्वायर्ड में आती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी एक कैच है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर आपके समझ लीजिए फादर की जनरेशन ने बेच दी, उसमें बंटवारा कर लिया, तो वो एंसेस्ट्रल का टैग खो देती है, फिर वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आ जाती है। और इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो आपका हाफ राइट है, मतलब जो भी आपका जितना भी शेयर है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट बाय बर्थ है, उसको आपके पेरेंट्स भी चाहें तो आपसे नहीं नहीं ले छीन सकते, तो वो रिलिंक्विश कर नहीं सकते विल के इन फॉर्म केस में। ऑफ नॉट, एक कोई विल नहीं बनाई है मेरे विल नहीं बना सकते, क्योंकि आपके नॉर्मली क्या होता है, सपोज मेरी एक प्रॉपर्टी है, जब तक मैं जिंदा हूँ वो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी ना। मैं अपने जीते जी किसी को दूं या मरने के बाद विल छोड़ नहीं, के अगर द ग्रैंडफादर इज पास्ड अवे मरणोपरांत, उनकी कोई विल नहीं है, उसमें ये नहीं लिखा है कि मेरी बुआ को, मेरे फादर को कितना जाएगा, उस केस में ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कैसे क्लेम करी जा सकती है? अगर ग्रैंडफादर ने अपने आप बनाई प्रॉपर्टी थी तो उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, जो भी आपका सक्सेशन 2 तरह से चलता है, इंटेस्टेट और टेस्टामेंट्री। इंटेस्टेट मतलब क्योंकि हमने नहीं डिसाइड किया कि किसको मिलेगी, तो कानून डिसाइड करेगा कि किसको मिलेगी। वो भी मेल्स के लिए अलग चलता है, विमेन के लिए अलग चलता है। लेकिन अगर ग्रैंडफादर चाहें तो वो विल बना के किसी को भी दे सकते हैं, नॉट नेसेसरली बच्चों को, वो एक थर्ड पर्सन को दे जाए, अपने घर के नौकर को दे जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, ही कैन गिव टू हूएवर ही वांट्स टू। इन केस ऑफ मैरिज कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली उनका हक पति की प्रॉपर्टी पर हो जाता है। क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? इससे बड़ा मिथ इस कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता, और इस मिथ का एक सोशल रीज़न है। होता क्या है, बेटियां पराया धन होती हैं, कॉन्सेप्ट यही चला आ रहा है। पूरी ज़िंदगी बोला जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम शादी करके दूसरे घर जाओगी, तुम्हारा घर वो है। अब ये पुराने ज़माने में ठीक था। पुराने ज़माने में ना डिवोर्स के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं थे। शादी एकदम सही चलती थी पूरी ज़िंदगी, आप एक बार करते थे फिर आप मरते ही थे सीधा। राइट। तो अब आजकल स्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो सोसाइटी एक तरफ जा रही है, लॉ दूसरी तरफ जा रहा है। लॉ के हिसाब से आपकी मैट्रिमोनियल हाउस या जो आपके ससुराल वाले हैं उनके घर में आपका कोई राइट नहीं है। मैट्रिमोनियल होम पहले है क्या? मैट्रिमोनियल होम है जहां आप शादी करके गए और अपने हस्बैंड के साथ रहे। वो हस्बैंड का घर भी हो सकता है, ससुराल वालों का घर भी हो सकता है। उसको हम टेक्निकली शेयर्ड हाउस होल्ड या मैट्रिमोनियल होम कहते हैं। उसमें आपका सिर्फ राइट टू रेजिडेंस है, मतलब आप इतना है कि लड़की के सर पे छत रहे, उसको उठा के सड़क पे कोई ना फेंके, उससे ज़्यादा कोई राइट नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ को क्या लगता है कि ये तो जी हमारी प्रॉपर्टी है, इसमें हमें मिलेगा ही मिलेगा राइट। बहुत बार हमारे पास लेडीज़ आती हैं
और उनका सबसे पहला सवाल होता है कि मेरे ना सास ससुर की प्रॉपर्टी में मेरे को हिस्सा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा हस्बैंड से डिवोर्स हो रहा है। अच्छा, चांस की बात है, उनका कभी ये सवाल नहीं होता कि मेरे भाई और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। और बहुत बार हमें वो बोलना ingrained पड़ता in है, the mind है वैसे। एग्जैक्टली, अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे उनको बोलना पड़ता है कि यहाँ नहीं मिलेगा, दे आर डिसअपॉइंटेड कि चलो नहीं मिलेगा। जब मैं कहती हूँ वहाँ मिल जाएगा, नहीं वो तो हम नहीं ले सकते ना, वो तो भाई की प्रॉपर्टी है। तो वो कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा लेकिन ये राइट ingrained टू है। रेजिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन बहुत केस ऑफ ज़्यादा। डिस्प्यूट, इन केस ऑफ सेपरेशन एंड द वुमन रिजाइडिंग इन द सेम हाउस, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। Yes. इसी वजह से कानून उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड इन दैट केस अगर आप अपने डिवोर्स लिटिगेशन में या जो आपकी पेटिशन फाइल्ड है उसमें आप ये कह सकते हैं, टिल द टाइम ऑफ डिवोर्स एंड थिंग्स गेट सेटल, आई हैव द राइट टू लिव हियर एंड यू कांट push me out of the house. Yes. In case you do that, it comes under domestic violence. Okay, so it does, this remedy of right to residence is available under the Domestic Violence Act. इसमें either if domestic violence has not been committed on you, तो भी if you are a wife, you have the right to stay in that house. उसको राइट टू रेजिडेंस बोलते हैं। आप उसका ऑर्डर ले सकते हो डीवी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस डाल के, और वो आपको ऐसा नहीं, बहुत बार तो केस आप देखोगे लंबे भी इसलिए चलते हैं क्योंकि जब तक आप के पास right रिलेशनशिप है तब तक आपको उस घर पे रहने का राइट है, और वो घर किसी का भी हो सकता है। And in case the woman is not earning, is dependent on the husband and the family, then even more so, then she doesn't have the place to go, because usually कई बार parents या फिर आपके जो immediate support होता है वो same city में नहीं होता है, then more so you have that right। हालांकि वो right is uniformly applicable to both working and non-working, but more so in case of non-working, because आपकी financial independence नहीं है। उस केस में क्या इस पर अगर court decide करता है तो ज़्यादा favorable होता है towards the women who are not working and not financially independent, या फिर दोनों ही केस में उनको ये अश्योर करना पड़ता है that you get some place of similar category, similar nature, similar kind of area, Right. से होता है ना कई बार Same standard of same living. standard of living. एब्सोल्युटली। तो इसमें 99% आप मान के चलो कि इफ़ यू आर अ वाइफ आपको वो राइट टू रेजिडेंस मिलेगा। हाँ, अगर आपके सपोज हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, सीनियर सिटीजन्स की प्रॉपर्टी है, अब दो बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस हैं, एक विमेन के फेवर में, एक सीनियर सिटीजन्स के फेवर में, जिसे हम सीनियर सिटीजन एक्ट कहते हैं। अब सपोज सीनियर सिटीजन आके कोर्ट को कहते हैं कि ये तो विंडिक्टिव हो रही है लेडी, इसका मतलब ही सिर्फ हमको घर से निकालना है, तो उस केस में कोर्ट्स ने ये भी डिसाइड किया है कि वाइफ को एक ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन आप दे दो। सीनियर सिटीजन की राइट प्रॉपर्टी पे बैठने का आपको कोई राइट नहीं है। आपका राइट सिर्फ ये है, आपको सर पे छत चाहिए, ये नहीं है कि मुझे इसी घर में चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, It is misused. इट इज मिसयूज। अ लॉट ऑफ टाइम्स सन और डॉटर इन लॉ मिल जाते हैं और केस डाल माँ देते बाप को, हैं। एंड द फ्लिप साइड बहुत बार ये भी होता है कि पेरेंट्स इन लॉ और सन मिल जाते हैं, सेम लॉयर अलग अलग अपने जूनियर्स भेज के, एसोसिएट्स भेज के केस लड़ता है, और बेटा बोलता है कि जी मैं तो बीवी का ध्यान रखने को तैयार हूँ, और मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट स्टेप होता है डिसोन कर दो लड़के को। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब हमने मेनली सर्च किया है तो इस लड़का pressure उसी में, एड्रेस पे रह रहा है, पेरेंट्स के साथ सब कांटेक्ट बना हुआ है, लेकिन ऑन पेपर वो ये शो कर रहे हैं। हम तो डिसोन्ड है जी, हमारे पेरेंट्स तो हमें पूछते नहीं। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड, सीनियर सिटीजन एक्ट इन जनरल, Used and abused both. yes, more abused if I You would say say. that, yeah. हाउ सेफ इज़ इट, और कितना सही रहता है अपने हस्बैंड के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी लेना, और आने वाले वक्त में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस जॉइंट प्रॉपर्टी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे क्लेम करना चाहिए? व्हाट इफ़ द हस्बैंड सेज कि आपका तो है घर और छत और आशान एंड आई एम रेडी टू relinquish माई राइट्स एज अ जॉइंट ओनर, तो आप वही ले लो, इज़ इट ओके टू डू दैट? ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो पहले तो जॉइंट प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सी, एज अ लॉयर मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपके पास कैपेसिटी है इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ लेने की, नेवर गो इन फॉर जॉइंट प्रॉपर्टीज़। नॉट हस्बैंड के साथ नहीं, किसी भी और के साथ, जहाँ भी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी होगी डिस्प्यूट पक्का है, इवन आप सिबलिंग्स के साथ ले लो तो भी। तो सबसे पहले अगर अलग प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्लीज़ डोंट गो इन फॉर जॉइंट प्रॉपर्टीज़। लेकिन स्टिल अगर आपको फैमिली रीजंस के लिए, सोसाइटल या फाइनेंशियल रीजंस के लिए लेनी ही पड़ती है, तो जॉइंट प्रॉपर्टी ले लीजिए। उसमें
आप अपना आपको या फर्स्ट होल्डर दिखा दो, नहीं भी कोई बात नहीं. ऑन पेपर यू शुड बी एन ओनर एंड ट्राई करिए. इफ़ यू आर पेइंग फॉर दैट प्रॉपर्टी, प्लीज़ पे डायरेक्टली. बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे पास पार्टीशन के लिए आते हैं या डिक्लेरेशन के लिए आते हैं. उसमें वाइफ का कहना है मैंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन ऑन पेपर कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, मनी ट्रेल ही नहीं है. हुआ क्या, हस्बैंड ने EMI दे दी, वाइफ ने घर के खर्चे उठा लिए, या वाइफ की ज्वेलरी बेच दी गई, उससे डाउन पेमेंट कर दी गई. नाउ ऑन पेपर द एंटायर प्रॉपर्टी हैज़ बीन परचेज्ड बाय द हस्बैंड. तो कोर्ट कुछ तो देखेगी. ऑल्दो देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ कोर्ट ने यहाँ तक डिसाइड किया है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपकी वाइफ घर में बच्चों को और एल्डरली को देख रही है, तो उसकी एक नोशनल इनकम है जो आप किसी और को देते, राइट, तो वो आप इनकम मानोगे. और आप ये नहीं कह सकते सब मैंने दिया. स्टिल आपने अगर पैसा दिया है उसको मनी ट्रेल का पार्ट बनाइए. क्योंकि कोर्ट में ना ये बहुत अच्छा लगता है सुनने को कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे. पॉइंट टू बी नोटेड, कैश में कभी मत दीजिए, ज्वेलरी मत दीजिए. एब्सोल्युटली. EMI में कंट्रीब्यूट करना है तो उसका मनी ट्रेल होगा, चेक से दिया होगा, बैंक ट्रांसफर से दिया होगा. स्पेशली इफ यू आर नॉट अ हाउसवाइफ. हाउसवाइफ को तो ये मान लेगी कोर्ट कि वो तो बच्चे संभाल रही थी. आप कैसे जस्टिफाई करोगे एज अ वर्किंग पर्सन? तो जितना दिखाओ अपनी मनी ट्रेल आप क्लैरिटी पे रखो. तो इस केस में अगर EMI शेयर हो रही है और मान लीजिए 70-30 रेशियो है, 70% द वाइफ हैज गिवन, 30% द हस्बैंड हैज गिवन, और वट एवर रेशियो, को ओनर है उसमें से एक, तो उस केस में क्या राइट्स बनते हैं? सी सबसे पहली बात, जब आपकी सेल डीड होगी, कन्वेंस डीड होगी, तो 90% टाइम्स तो 2 ओनर्स के नाम ही होते हैं, रेशियोज मेंशन नहीं होते. तो इफ यू आर ऑन पेपर अ को ओनर 50% माना जाता है. अजम्पशन वही है. Yeah. आप अजम्पशन को रिबट करो फैक्ट्स दिखा के, कोर्ट में जाना पड़ेगा. वो उसके अलग लिए. है. वो अलग है. लेकिन फिर भी अगर आपकी डीड ही क्लियर है कि जी 30% इसका है, 70% इसका है, देन द डीड विल बी फॉलोड. और अगर सपोज आप को ओनर है भी, आपने 30% ही कंट्रीब्यूट किया है, अगर रियल केस आता है तो देर आर 10 अदर फैक्टर्स जहाँ से आप प्रूव कर सकते हो कि मैंने तो ऐसे कॉम्पेंसेट किया था, मेरी तो ज्वेलरी दी गई थी, या एन नंबर ऑफ थिंग्स. इफ़ यू हैव प्रूफ फॉर एनी ट्रांजैक्शन, जो कि ऑनेस्टली बहुत सारे केसेस में निकलती है. लेडीज़ को लगता है उन्होंने पे नहीं किया है, बट उनकी तरफ से पेमेंट कर दी जाती है बिकॉज दे What if डोंट it's the नो. other way around? Husband ने कम किया है, वाइफ ने ज्यादा किया है. Then what is Then the the claim to husband property? proves the same. As long, see, at the end of the day, property में 3 ही चीज़ें होती हैं. One is ownership, जिसको second is possession, and third is ownership का proof, जिसे title deed कह लो आप, Title sale, deed. conveyance deed, whatever you call it. उसमें जो लिखा है, अगर आपको क्लियर करवाना था तो आप पहले कराते. अदरवाइज बेसिक assumption 50-50 की होती है. आप कोर्ट में जाइए. 50-50 in the case of sale. इन द तो केस 50-50 ऑफ ओनरशिप Ownership also. 50% कि अगर हम दोनों ने साथ में घर खरीदा, एनी रिलेशनशिप, और हमारी एक सेल डीड है जो कहती है कि A and B have jointly purchased this तो house. ग्राउंड रूल ये है कि किसी के साथ प्रॉपर्टी मत लीजिए. If you're a मैं महिला, तो अभी यही सबसे पहले रेकमेंड कह करती हूँ. किसी के साथ मत लीजिए, कोई सगा नहीं है. मैं तो सिबलिंग्स को भी कंसिडर नहीं नहीं बोलती. करती. मैं बिल्कुल नहीं बोलती. पेरेंट्स के साथ भी नहीं लेना चाहिए, हस्बैंड के साथ भी नहीं, सिबलिंग्स के साथ भी नहीं. इफ यू आर केपेबल एंड एबल, बाय इट ऑन योर ओन, टेक द टाइटल ऑन योर ओन. यस, प्लीज डू. पेरेंट्स के साथ तो में महिलाएं ये ध्यान रखें, सारी प्रॉपर्टी, अगर आपको इतना सामर्थ्य है, आप इतना कमाती हैं या आपके पास है इतना पैसा, तो अपने नाम से लीजिए. बिल्कुल अपने नाम कई से बार लीजिए. स्टैम्प ड्यूटी बनाने के चक्कर, बचाने के चक्कर में भी महिलाओं के नाम से लिया जाता है. उस केस में क्या राइट्स बनते हैं महिलाओं के, और वो क्या एक बेटर ऑप्शन है कि स्टैम्प ड्यूटी भी बच रही है, महिला के नाम से भी आ रहा है, लेकिन कहने को उसका नहीं है परिवार का, लेकिन ले लिया उसके नाम पर. सी सिंपल बात है. अगेन, आप ओनर हो, ऑन पेपर तो आप ही ओनर हो. हाँ, पैसे लेकिन मैंने नहीं भरे. हाँ, तो ऑन पेपर आप ओनर हो. हाँ, तो मैं अब वो कभी भी क्लेम कर सकती क्लेम क्या कर सकते हो, आप ही तो मेरा ओनर हो. ही है. अब सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि जी पैसे तो मैंने दिए हैं. उसमें अगेन जी मैं तो हाउसवाइफ थी, मेरी वो द सेम स्टोरी सेम कंटिन्यूज. स्टोरी कंटिन्यूज. एंड क्योंकि आपके नाम पर है, कि कई बार सिर्फ इस प्रॉपर्टी की वजह से उसके बिछड़े, उसके जो कोई याद ही नहीं कर रहा था, बेटा, बहू, उसकी सगी बेटी, कोई भी, वो अचानक से
प्रकट हो जाते हैं कि भाई मेरी माता जी के पास तो इतनी प्रॉपर्टी, मतलब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल आई और अचानक से इनहेरिट हुई है, तो वो सब सगे बन जाते हैं। उस केस में कैसे सावधान रहें, क्या करें, और क्योंकि ज़िंदगी तो लिमिटेड पीरियड के लिए है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें सो दैट आपका शोषण ना हो। ओके तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आपने एग्जाम्पल दिया बहुत वैलिड एग्जाम्पल है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, हमारे यहाँ बुजुर्ग ना अपनी विल को एकदम अपने गले से लगा के रखते हैं, देते नहीं है। आधा टाइम मेरा एज अ लॉयर ये कहना है, और देखा है मैंने, आधा टाइम प्रॉब्लम भी यही है हमारे बुजुर्गों की। बिकॉज आप दोगे ही नहीं बच्चों will को। सार्वजनिक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल रजिस्टर करनी कराना चाहिए। चाहिए उसे, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि अनरजिस्टर्ड विल के कोई मायने नहीं है। अनरजिस्टर्ड विल के सारे मायने हैं। हैं। ये बहुत बड़ी मिथ है कि अनरजिस्टर्ड विल के कोई मायने नहीं है। विल अगर आप एक प्लेन पेपर पे लिख दो, स्टैम्प पेपर और प्लेन पेपर, A4 साइज शीट, ओके, आप अगर हैंड रिटन लिख दो, टाइप लिख दो, विल को पूरा करने के लिए सिर्फ उसमें 2-3 कंडीशंस चाहिए। बनाने वाले को पता था वो क्या बना रहा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी दी है, वो प्रॉपर्टी देने का वो हक रखता था क्योंकि वो ओनर था। नहीं, पर दबाव में भी तो बनवा सकते हैं ऐसी विल। सी आई टेल यू, दैट इज सम जो आप कोर्ट में जाके प्रूफ कर सकते हो। अब वो बचेगा ही नहीं तो प्रूफ कैसे मैं आपको करेगा? एग्जांपल दे देती हूँ, एक रियल केस है, मैं आपको इसका एग्जांपल दे देती हूँ। आपने समझ लीजिए एक इंसान है एक्स, मिस्टर एक्स के पास अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, तो उसका जो मर्जी करे। उन्होंने एक विल बनाई, एक प्लेन पेपर पे हैंड रिटन, उस पे साइन किया और 2 विटनेसेस कर दिए। विल को सही होने के लिए, वैलिड होने के लिए ना रजिस्ट्रेशन की नीड है, ना नोटरी की नीड है। अगर आपने अपने घर पे बैठे हो, आपने साइन किया, 2 विटनेसेस से साइन करा लिए, मोर देन इनफ है विल वैलिड होने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रैक्टिकली सही तरीका है। मैं आज भी हमेशा कहती हूँ विल को रजिस्टर कराइए, क्योंकि एटलीस्ट मिनिमम टू पर मिनिमम। ये उस केस में हो सकता है जिसमें थोड़ा फिजिकली असमर्थ हैं कोर्ट में जाने के लिए, या जो भी है, लोग will मे बी पे इन द पैसा ही लास्ट नहीं स्टेजेस खर्चना- ऑफ द लाइफ दे आर मेकिंग दैट विल नॉट। कुछ नहीं है ऐसा। लोग विल पे पैसा ही नहीं खर्चना चाहते। ओह, दिल्ली में इट अभी इन्वॉल्व्स हाउ मच ऑफ मनी? जस्ट द ड्राफ्ट, जस्ट द फी यू हैव टू पे टू द लॉयर, तो वो भी नहीं बचाने देना के लिए चाहते। मतलब अपना अपने दिल्ली में अगर आपको पता हो, इस वक्त लॉयर्स एसोसिएशन की एक फाइट चल रही है, यू मस्ट बी रिपोर्टिंग दैट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले कह रहे हैं कि 2 करोड़ से पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाइए, क्योंकि दिल्ली में तो झुग्गी भी नहीं आती 2 करोड़ की। में, हाँ। और हाई कोर्ट एसोसिएशन कह रही है कि हम नहीं बढ़ाने देंगे क्योंकि हमारे पास केस नहीं आएंगे। दिल्ली में अभी क्या है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, अगर आप 2 करोड़ से ऊपर है तो आप हाई कोर्ट जाएंगे। तो सारी प्रॉपर्टी हाई कोर्ट चली उनके पास जाएगी। काम ही नहीं बचा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं, सर्कल रेट पे केस डाल देते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। दैट इज नॉट राइट। दैट्स नॉट राइट, बट नोबडी इज, उसी वजह से केस लंबे खिंचते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन बार बार, ऑपोजिट काउंसिल जो होगा वो बार बार उसको प्रूफ करेगा। तो हाल ही में आस्था, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं और न्यूज़ में अक्सर ये आते हैं जिसमें आप देखा होगा कि ओल्ड एज होम से सडनली पिता को लाने, माता को लाने उनके बच्चे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें सडनली उनकी कोई वेल्थ के बारे में पता चल जाता है, जो मतलब किसी ने उनके नाम कर दी है या छोड़ दी है, कोई पुराना वसीयतनामा निकल आता है। तो इस केसेस में माँ बाप अपना कैसे डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करें, क्योंकि जाहिर तौर पर एक फिजिकल, मेंटल एक हैंडीकैप तो होता ही है। दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट ओल्ड एज होम और ऑन समबडी एल्स फॉर देयर नीड्स। तो वो तो रजिस्टर्ड विल, अनरजिस्टर्ड विल, किसी के बारे में भी अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाएंगे। तभी मैं जब किसी को भी कंसल्ट करती हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपको विल अपने लेटर स्टेजेस में बनानी चाहिए। लोगों को लगता है जब मेरी इनफ प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी तब बनाएंगे, जबकि सच्चाई है अगर आपके पास थोड़ी भी प्रॉपर्टीज़ हों, असेट्स हों और कुछ लोग हों जो आप पे डिपेंडेंट हो, तो आपको विल बना देनी चाहिए, क्योंकि विल कोई एच्ड इन स्टोन तो है नहीं। आप अगले दिन नहीं बना दीजिए। नहीं, बट यू आर राइट, कुछ पैसे बचाने के लिए लोग शायद रजिस्ट्री के लिए नहीं जाते हैं। बट लोग रजिस्ट्री के लिए छोड़िए, लोगों को दिल्ली में लाइक आई सेड प्रॉपर्टी तो करोड़ों में है, उससे नीचे है ही नहीं। पूरी ज़िंदगी हर महीने हम 50% यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ वहाँ करते हैं, और एंड में हम पता है क्या करते हैं, हम एक ढंग की एस्टेट प्लानिंग के पैसे बचाने के लिए इंटरनेट से फॉर्म्स निकाल लेते हैं विल के, टाइपिस्ट से विल टाइप करा लेते हैं। बहुत बार जब हमारे पास फाइनली केसेस कोर्ट में आते हैं, आई कांट टेल यू हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़ टू रीड दोज बिल्स। और वो पढ़े लिखे क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स ने, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ने बनवाई हुई विल्स हैं, और मुझे लगता है इस इंसान ने ये साइन कैसे कर दी। इतनी कंफ्यूजिंग विल्स हैं। अगर वो थोड़ा सा एस्टेट प्लानिंग पे ध्यान दे लें,
अभी रिसेंटली RBI हैज़ इशूड नोटिफिकेशंस ना, तो अगर जब आप बैंक में आपके बहुत टाइम तक क्लेम नहीं होते पैसे, तो RBI के पास चले जाते हैं. सिमिलरली जब आप शेयर्स खरीदते हो कंपनीज के और 7 साल तक The उसका latest डिविडेंड क्लेम नहीं example which करते. I remember is Sanjay Kapoor's example. ओह, The fight that is going on of over 33,000 crores Crores. worth of property and Yes. estate, and the will, and the mother and the daughter-in-law is fighting, and the entire family's dispute is Correct. coming out. आई थिंक उससे ज़्यादा क्लासिक एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है. और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अनटाइमली डिमाइस हुआ था और उस आई थिंक विल में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी, और इसी वजह से ये विवाद उठा. और इसलिए मैं ये उठा रही हूँ क्योंकि आज का भले ही महिलाओं पर केंद्रित हो, लेकिन उसमें भी 2 महिलाएं इन्वॉल्व हैं, एक माँ है और एक बीवी है. तो ऐसे में अगर पति गुजर जाता है तब बीवी के क्या राइट्स होते हैं. विल में अगर उसका नाम मेंशन्ड है और जितना भी मेंशन्ड है, क्या कोर्ट उसी को सही मानता है, या फिर जो क्लेमेंट है उसके कुछ और राइट्स होते हैं, लाइक बीवी के, माँ के. क्योंकि इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर तो है नहीं, देयर इज़ नो SOP. तो ऐसे में ये सिर्फ विवाद चलता रहता है, एंड देयर इज़ नो एंड टू इट. कई बार ये भी होता है कि किसी ने विल बनाई है, वो डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उस पर फिर विवाद हो जाएगा और घर में डिस्प्यूट होंगे. इससे ज़्यादा गलत सोच नहीं हो सकती. बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट वी सी एवरी डे. इसमें मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमारे जो ओल्ड जनरेशन को आप माइंडसेट भी अगर समझो, उन लोगों ने पहले पार्टीशन देखा है, उसके बाद स्क्रैच से रीबिल्ड किया है. तो उनके पेरेंट्स पे उनकी नहीं चलती थी, उनके बच्चों पे उनकी नहीं चलती. तो उन्होंने जो है उनके पास, उनको लगता है हमारा ये कभी भी छिन सकता है, तो वो अभी भी अपने सीने से लगा के रखते हैं. विल बनाते हैं, गद्दे के नीचे छुपा देते हैं. एक केस है, फादर की डेथ को 19 ईयर्स हो गए, बच्चों को पता ही नहीं. बच्चे मान के चल रहे हैं कि विल ही नहीं है, कोई विल नहीं है. अच्छा, फैमिली में कोई डिस्प्यूट भी नहीं हुआ, जो चल रहा है जैसे 3 भाई बहन हैं, उनमें से एक घर पे माँ बाप के साथ रहता था, वो बैठा है. बाकी बहनों को लग रहा है हमें क्यों तंग करना है, जब बेचारा ठीक हो जाएगा तब हम ये उनसे वही ले पॉइंट लेंगे. है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि द बहन एंड द बेटी. नहीं, अच्छा, यहाँ ये भी नहीं था. यहाँ ये था कि हम किसी को डिस्प्लेस क्यों करें, हमारे अपने घर हैं. जब ये था कि बंटवारा होगा तो 1/3 होगा, लेकिन ये था कोई रहने दो बेचारे को. ठीक है. अब 19 साल बाद कुछ शेयर्स खोए हुए मिले. होता क्या है कि जब आपके डिविडेंड्स अनक्लेम्ड रह जाते हैं तो वो IPF के पास चले जाते हैं. ठीक है. IPF से 7 साल के बाद पता चला कि जी यहाँ तो शेयर्स हैं. शेयर्स की वैल्यू भी अराउंड 1-1.5 करोड़ थी. तो एक बहन ने उठा के सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट में डाल दिया. कोर्ट में दूसरी बहन 19 साल बाद लेके आती है कि जी हमारी तो एक अनरजिस्टर्ड विल थी 19 साल पुरानी. दैट कन्वीनियंट. एंड फिर वो केस चल के नाउ फाइनली सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है. बट कैन यू इमेजिन 19 साल तक कोई विल नहीं आई. एक अंदर से विल निकल के आती है. कई बार बच्चे हेजिटेट भी करते हैं अपने माँ बाप से. आज की डेट में अगर किसी भी डॉटर से पूछा जाए, क्या वो अपने फादर से पूछेगी कि आपने विल बनाई है या मेरे नाम क्या किया है. हालांकि ये करना चाहिए, दैट इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट. लेकिन यूजली हेजिटेशन में और शर्मा शर्मी में अभी भी इंडियन सोसाइटी में लड़कियाँ अपना ये हक या फिर विल में क्या डिटेल्स हैं ये नहीं पूछती. नहीं, यहाँ और भी एक कैच है. हाँ, दैट आई एग्री. बट अगर अगेन इफ आई कंटिन्यू विद दिस, ये केस और इंटरेस्टिंग है. एक रजिस्टर्ड विल थी, मदर ने फादर की डेथ के बाद बताई बच्चों को. तो एवरी चाइल्ड थॉट कि जी यही विल है. जो आपने एक थोड़ी देर पहले बोला था ना, अनरजिस्टर्ड विल्स तो कैसे भी बन जाती है. सो नाउ द डिस्प्यूट वेंट फ्रॉम नो विल टू एन रजिस्टर्ड विल to a unregistered will. And if I compare it to Which is valid in court. all are valid in all court. are valid. No will is valid, registered will is valid, unregistered will Very is valid. complicated. It is. अब इसी को अगर आप संजय कपूर केस से लिंक कर दो, वहाँ भी तो जो विल थी वो डेथ के ईयर की थी, कोई बहुत पुरानी विल तो थी नहीं. Same year. Fortunately, I think. You can call it whatever. हाँ, अगर कोई विल नहीं होती उससे तो बेटर है ना. Something is better than nothing. कोई विल ना होती तो डिस्प्यूट ही ना होता ना. फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कोई will ना होती. बिटवीन द मदर एंड द वाइफ कैसे डिस्ट्रीब्यूट. कोई विल ना होती तो he has one wife, a mother, a son and a daughter. I think two from the Karishma. other. All right. So 4 children. तो वो बड़ा क्लियर था. 1/6 मदर को जाती, 1/6 वाइफ को, 1/6 चारों बच्चों को इक्वल हो जाता. तो डिस्प्यूट. पर अभी ऐसा नहीं है. तो अभी ऐसा नहीं है. Which is a मतलब. तो अनरजिस्टर्ड विल ऑल्दो वैलिड, बट मेरे हिसाब से दिस लॉ नीड्स सर्टन चेंजेस.
क्योंकि बहुत और कंफ्यूजन इसी आता से है। जुड़ा हुआ मामला लेते हैं, अगर पति की डेथ हो जाती है उस केस में पत्नी कैसे क्लेम करे, क्या उसके घर वाले इन लॉज उसे पूरी तरह से बेदखल कर सकते हैं इन केस ऑफ नो विल? ओके, देखिए लीगली अगर पति की डेथ हो जाती है तो पत्नी का लाइक आई सेड एक शेयर बनता है पति की प्रॉपर्टी में, बट प्रैक्टिकली ना दुनिया ऐसे चलती नहीं है, स्पेशली जो फ्रेश मैरिजेस हैं उसमें। बहुत बार जैसे एक डिफेंस फोर्सेस का केस था हमारे पास, उसमें शादी हुई विद इन 1.5 ईयर डेथ हो गई। अब सारे बैंक, सारे जगह, पेंशन, हर जगह नॉमिनेशंस में पेरेंट्स थे, नॉमिनीज में पेरेंट्स थे। वाइफ क्योंकि नई नई थी, लड़के को टाइम ही नहीं मिला चेंजेस कराने का, यहाँ डेथ हुई, वहाँ लड़की घर से निकाल दी गई। ठीक है, अब ऑल्दो लीगली लड़की का पूरा राइट है अपने शेयर पे, कौन देगा? आप जब तक, या तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट कोई जाना नहीं चाहता। देखिए दो चीज़ें हैं, राइट है बिल्कुल है, बट राइट झोली में आके कभी नहीं गिरेगा आपके। राइट आपको मांगने कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट जाने में हमको डर है क्योंकि आधा टाइम हमें लगता है बहुत टाइम लगेगा, फिर इंटिमिडेटिंग भी है You बहुत just ज़्यादा। lose that battle mentally and physically. You do. एंड ऑल्सो द ट्रॉमा है सो मच। अब 1.5 साल पति की मृत्यु को है, आपको पहले तो खुद को संभालना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर ट्रॉमा है कि आपको घर से निकाल दिया गया, फिर तीसरा ट्रॉमा ये कि आप लॉयर हायर करिए, Correct. चौथा ट्रॉमा ये कि आप कोर्ट के चक्कर लगाइए। इफ यू आर वर्किंग देन हाउ विल यू गेट द टाइम? देयर आर मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट। बट हैव यू रियलाइज्ड वन थिंग, वो ट्रॉमा पेरेंट्स को तो नहीं है 1.5 साल वाला, नहीं, उनको नहीं है, उनको नहीं है, क्योंकि उनके पोजीशन ऑफ पावर, पावर आ जाती है। राइट, पोजीशन ऑफ पावर। और वो आपने जैसे संजय कपूर में भी आप कह रहे हो कि मदर है और वाइफ है, दोनों लेडीज हैं, बट इंडियन बहुत सोसाइटी में mudslinging पोजीशन ऑफ पावर बहुत डिफरेंट होती है। और मडस्लिंगिंग तो होगी, जहाँ 33,000 crore आप 2 करोड़ पे मैं लड़ाइयाँ देख, it's not less money, it's a lot of money, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। in which I think the entire dispute that happened was also to the fact that the sister-in-law also came in as a claimant, and then वो और थोड़ा सा complicate हो गया। बट मेरा कहना दूसरा है, मेरा कहना ये है कि वाई वॉज द सिस्टर इन लॉ मेड अ विलन फॉर coming as a claimant? It was not made a villain. It's just that different people are different aspects and they see it with their own chashma. Absolutely. So you have to realize that everybody will have their own perspective. तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते हैं. Absolutely. बट बहुत बार मेरे को जो वर्जन when anybody says it ना, तो ऐसा लगता है कि सिस्टर इन लॉ ने क्यों बीच में आ गई. द फैक्ट इज क्यों नहीं आएगी. तो कैसे आप मुझे बस मृत्यु वाले डेथ के केस में एंड ऑल्सो नॉट जस्ट हस्बैंड्स डेथ, इन केस ऑफ पेरेंट्स डेथ एंड नो विल, हाउ डू द सिबलिंग्स और हाउ डज द वाइफ क्लेम द प्रॉपर्टी? ओके, तो इसे बोलते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन, यानी किसी ने टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया. इसमें मेल्स अलग चलते हैं, फीमेल्स की सक्सेशन अलग चलती है. आपने हस्बैंड पूछा तो मेल पे बात करते हैं. तो व्हेन अ मेल, हिंदू मेल डाइज इंटेस्टेट, अच्छा जब मैं हिंदू बोल रही हूँ आई मीन ऑल सेक्ट्स ऑफ हिंदूज, आपके सिख्स, जैन, बुद्धिस्ट इंक्लूडेड, they come under same. यस. सो उसमें फर्स्ट क्लास 1 लीगल एयर्स होते हैं जो सबसे पहले खड़े हैं सक्सेशन की लाइन में. उसमें मदर, वाइफ, सन, डॉटर, सारों को एक एक शेयर मिलेगा. जैसे आप एक केस में 4 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक शेयर में से 4 पार्ट्स होंगे, हर बच्चे का एक अलग शेयर होगा. तो इट विल बी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. So here we are just talking about property या फिर other assets also? So हाँ, so when I say property, I mean all assets, movable, immovable. प्रॉपर्टी हम बहुत मायोपिक व्यू से देखते हैं बहुत बार जब Property, हम I'm प्रॉपर्टी not बोलते just हैं. saying the land. Maybe it could be a factory. Yes, it could be the gold. एवरीथिंग. व्हेन आई से एस्टेट और प्रॉपर्टी हियर, आई मीन मूवेबल, जो आपकी लैंड, फैक्ट्री जो भी हो, एंड इमूवेबल, गोल्ड, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स. आजकल के टाइम पे आपके NFTs, आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो उसका मोनेटाइजेशन भी तो एक असेट ही है, डिजिटल असेट है. कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ऑल ऑफ देम आर असेट्स. वो सारा आपका एस्टेट का पूल बनेगा, और वो एस्टेट का पूल डिवाइड होगा इनटू योर क्लास 1 लीगल एयर्स. अच्छा, इसको आप, अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक पैरेलल लूँगी, जब आपने हिंदू मेल बोला, चाहे वो फादर हो चाहे हस्बैंड हो, एक ही बात है, राइट? तो इसमें नहीं, एक ही बात कैसे है? फादर इज दोनों मेल्स हैं, दोनों मेल्स हैं, पर एक से ब्लड रिलेशन, एक से नहीं है ना. ठीक है, ओके. तो अगर एक आदमी की डेथ होती है तो उसका क्लास 1 कौन है? उसकी वाइफ है, वाइफ है, जो आप हस्बैंड के कॉन्टेक्स्ट में लोगे, उसका एक शेयर है. उसकी मदर है,
लड़के की लड़के की। और उसके बच्चे हैं, सन Right, डॉटर। right. अच्छा, सन डॉटर में चाहे अडॉप्टेड हो चाहे हाँ, that is बायोलॉजिकल हो, fine. दैट्स इन। सेम कैटेगरी। इसको एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। सपोज एक फीमेल की डेथ हो गई, उसने भी विल नहीं बनाई, तो उसका सबसे पहले लाइन में कौन आएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसके बारे में कोई नहीं सिर्फ सोचता। सब महिलाओं की क्यों rights नहीं पर- सोचता? क्योंकि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी होती कहाँ है हमारे हिसाब अरे से? ये नहीं मत बोलिए, आज की अरे। डेट में दिस इज नॉट ट्रू। मे बी देयर लेसर परसेंटेज ऑफ वुमेन, बट वुमेन आर मेकिंग देयर ओन बट प्रॉपर्टी। दैट इज द एग्जैक्ट, आई टेल यू व्हाई। एंड इफ नॉट प्रॉपर्टी देन दे हैव इनफ रिजर्व्स इन गोल्ड। गोल्ड। या बट मैं जो आपको So कह if रही we हूँ, talk about not my generation but a generation before me, Yes. like my mother-in-law, तो उनके पास गोल्ड के रिजर्व्स होंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर आप, मैं जो लॉ के एंगल से बोल रही हूँ आपको, जब हम माइंडसेट होता है, आप जैसे कोई मुझसे बहुत रेयरली किसी ने पूछा है कि औरतों का प्रॉपर्टी आगे कैसे डिवाइड होती है। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम सोसाइटी में है वो प्रॉब्लम लॉ में भी है। आप बताइए, अगर लड़के के पेरेंट्स होते हैं, उनका राइट होता है ना लड़के का Right. उसका ध्यान रखना। Right. फीमेल के पेरेंट्स का ध्यान रखना राइट होता है? ड्यूटी नहीं, राइट। होता है राइट, बट शी इज नॉट अलाउड समटाइम्स बिकॉज शी इज इन अ मैट्रिमोनियल हाउसहोल्ड Exactly. एंड शी हैज हर ओन स्टिपुलेशंस। एग्जैक्टली, तो ड्यूटी है, ड्यूटी लेकिन राइट नहीं है। नहीं है आपका। राइट नहीं है। सिमिलरली यहाँ लॉ भी पेट्रियार्कल है। लड़की अगर डेथ होती है तो उसके सबसे ऊपर किसका होगा? हस्बैंड, सन, डॉटर, मदर नहीं है। तो आपको मरने के बाद भी अपने मदर का ध्यान रखने का राइट फादर भी नहीं है। फादर तो लड़के के लिए भी नहीं है क्लास 1 में। क्लास 1 इज ओनली मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। इसमें एक और द अदर interesting- वे अराउंड नोबडी डिस्कसेस। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है। सपोज आपकी हस्बैंड और बच्चे नहीं है, आपकी शादी हुई बट यू डेंट हैव चिल्ड्रन, तो सेकंड इन लाइन कौन आएगा? आप अज्यूम करोगे आपकी सगी अपनी फैमिली आएगी? Yeah, immediate नहीं, family. इन लॉज आएंगे, हस्बैंड के एयर्स, ओह, क्योंकि आपका तो गोत्र चेंज हो गया शादी के बाद, तो यू वर तो ये तो ट्रांसप्लांटेड। हिंदू मैरिज एक्ट की एक फ्लॉ हुई। हिंदू सक्सेशन एक्ट की फ्लॉ है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी फ्लॉ है। ये सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली डिस्कस भी हुआ है, बट अभी तक इसमें चेंज नहीं हुआ है लॉ में। तो इसीलिए ऑलवेज से लड़कियों को विल बनाना ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है, है। क्योंकि लड़का तो एंड बी केयरफुल ऑफ योर नॉमिनेशंस आल्सो। आपने म्यूचुअल फंड में, बैंक अकाउंट्स में किसको नॉमिनी Yes. बनाया है, लाइफ इंश्योरेंस में किसको नॉमिनी बनाया है, बिकॉज इन केस ऑफ पेरेंट्स दे आर परमानेंट बट योर पार्टनर इज नॉट। नॉमिनेशन में भी एक कैच है भाई। नॉमिनेशन, नॉर्मल लोग सोचते हैं नॉमिनी बना दिया काम खत्म, बट नॉमिनी इज नॉट द ओनर। देन नॉमिनी इज जस्ट काइंड ऑफ अ ट्रस्टी। बैंक को so then in case of my death where does all my money go? Okay, so if you've not made a will, okay, so it goes to your, if you're married, it goes to your husband and your children. Automatically. Automatically. They are your Not my class one. parents. Not your parents. You need to make a will in Will case. in case. Yes. और nominations भी. Normally I suggest कि जिसके नाम आप अपनी will में property And कर you've रहे हो. suggested the way of making the will. Go about the formal procedure, register it, hire a lawyer, do it. I totally Don't recommend download all register. those forms No, please or- don't. Reason है, अगर करना भी है ना, if you don't want to hire a lawyer, पर क्योंकि आपने बोला ना आस्था कि इतने स्टूपिड विल्स आते हैं that the court also उन्हें चक्कर आने लगता आते होगा। हैं, आते हैं, आते हैं, Even बहुत stupid Sanjay bills Kapoor आते हैं. case is a classic example. The court has not been able to give any clear mandate on that. They are also मतलब thinking. अब ये बताइए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कितना ज़रूरी है, क्यों ये बनाना पड़ता है और कैसे बनाएं इसे? ओके, सो सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है आपकी मूवेबल असेट्स को लेकर। अगर आपके डेट्स एंड सिक्योरिटीज़, नॉर्मली बैंक्स वगैरह ना आपका डेट छोड़ने से पहले, सिक्योरिटीज छोड़ने से पहले आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो आप, अगर आपकी फैमिली में डिस्प्यूट नहीं है तो आप तहसीलदार के पास जाके लीगल एयर सर्टिफिकेट भी बनवा लो, दैट इज़ इनफ। बट स्टिल इफ़ यू हैव अ डिस्प्यूट, आप अगर सिर्फ मूवेबल असेट्स है आपके पास, तो आप जाइए कोर्ट में। आपका दिल्ली में जैसे CCJ की कोर्ट में लगता है, या अगर बहुत वैल्यू प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो बात अलग है, देन इट गोज़ टू द अपर कोर्ट्स। आप सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट के पास जाइए, उनको बोलिए ये इंसान है, इसकी विल है या नहीं है, इसके ये बेनिफिशरीज हैं, आप इनके नाम का एक सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दो इस पर्टिकुलर असेट्स के लिए। एक लिस्ट दे दीजिए आप कोर्ट को। Succession certificate is basically for immovable assets. Movable assets. Movable assets. Movable assets. If you have both movable and immovable, then आपकी अगर letters of administration ले लीजिए आप, सिमिलर है, बस इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है उसमें। और अगर विल है, That means it's for both. दैट इज लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर बोथ। Is that important as good as अगर आपकी फैमिली में डिस्प्यूट नहीं है तो dispute किस फैमिली में नहीं होता है?
then yes, Your it helps. idealistic family, though, I've never seen, and especially where property is involved, then so it is like really One difficult. case I have seen, Have jahan you even ever the seen judge in bowed today's down. times, apart from very very cultured and old those उसमें भी खैर होता ही है, आई एम श्योर अंबानीज अडानीज में भी कई तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, लेकिन जिनका एक किचन हो, have you seen that? very rare. Where there are a lot of children involved and in succession your daughter-in-laws involved and their children. मुझे नहीं लगता किसी फैमिली में एक किचन रख के कोई डिस्प्यूट ना हो. ये एक आजकल रेयर फॉर्मेट है. बहुत ज़्यादा रेयर फॉर्मेट है, बट हाँ एक दो केसेस ऐसे हुए हैं, इन सो मैनी, एक दो केसेस ऐसे दो ही हुए है ना. एंड इवन जज बाउट डाउन. एक केस था उसमें द जज सेड इस ऐसा केस मैंने नहीं देखा. उसमें फादर की विल थी, 4 में से 2 बच्चों को मिलना था, जो तीसरा बच्चा था जिसको कुछ नहीं मिलना था, उसने कहा मैं प्रोबेट करवाऊंगी फादर की विल की, कोर्ट फीस मैं दूंगी, सब वे दूंगी, क्योंकि मुझे फादर ने जो मांगा था मैं चाहती हूँ मेरे भाई बहनों को पूरा मिल जाए. सो द कोर्ट सेड कि मैंने तो ये कभी तो बड़ा नहीं इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब उसका तो कोटेशन देना so चाहिए. that was one time जो कोर्ट जज the judge Really bowed himself down. said bowed down. He said मैंने ऐसा केस नहीं देखा. कि स्वेच्छा से ही दे रहे हैं. Yes, and rather she is saying कि कोर्ट फीस भी मैं दूंगी, सब मैं करूंगी, बट मेरे फादर की जो विशेस हैं वो पूरी होनी चाहिए. कर्मा उसे अपना ठीक रखना होगा. खैर एनी हाउ, एक महिला अपनी एस्टेट प्लानिंग कर रही हो तो किन 3 लीगल डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए और वो मैंडेटरी अपने पास ज़रूर रखें. ओके, सो 3 पे लिमिट नहीं करते हैं, एक पूरी लिस्ट मेंटेन करते हैं. आपके जितने असेट्स हों, मूवेबल इमूवेबल, सबसे पहले उसकी एक लिस्ट बना लीजिए. एंड जैसे मैंने कहा, आज के ज़माने में डिजिटल असेट्स से बड़ी चीज़ कुछ नहीं है. आपकी कंपनीज हैं तो उसकी गुडविल्स होती हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, आपकी कोई भी NFTs वगैरह कुछ भी है, इसकी एक लिस्ट बनाइए, उसका पूरा टाइटल डीड्स अपने पास रखिए. टाइटल डीड में चेन ऑफ टाइटल का ध्यान रखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में, बिकॉज अगर बीच में आपकी चेन कहीं भी टूटती है तो आपका खरीदा बेचा किसी काम का नहीं है. अगर बेचने वाले के पास राइट नहीं था आपको देने का, तो आप खरीदने वाले कौन हो? राइट. तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लीजिए अपनी प्रॉपर्टी की. उसमें मूवेबल से लेके इमूवेबल सबसे छोटा असेट सबसे पहले मिस होता है. नौकरी पेशा के कहाँ इतनी लिस्ट होती है? दे जस्ट अर्न, दे स्पेंड एंड थोड़ा बहुत सेव, म्यूचुअल तो फंड, जो आप सेव कर रहे हो, FD, जो सेव कर रहे हो उसकी maybe लिस्ट for बनाओ. big business people and who are into करेक्ट. नहीं सबके पास असेट्स है आज के टाइम पे, खो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू सेविंग इट. सबसे बड़ी गलती क्या है आजकल की विल्स में? आई bequeath all my movable and immovable property to XYZ. What is the immovable and movable property? they वो have not कौन listed बताएगा? it. घर सबको पता है, लड़ाइयाँ भी उसी पे है. छोटे असेट्स तो आजकल दिखते ही नहीं, और वो थैंक्स टू द गोल्ड बूम एंड द शेयर मार्केट बूम वो करोड़ों में है, और वो कोई नहीं पूछता. लोगों को वो 6 करोड़ का घर दिख रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे 50-50 लाख के 10 असेट्स नहीं दिख रहे. वो भी 5 करोड़ के हो गए ना. वो भी 5 वो बड़े हो गए, बल्कि जब आप एक तरह से देखो तो. चलिए आपसे कुछ जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछ लेते हैं, लाइक रैपिड फायर क्वेश्चंस. महिलाओं का प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़े 2 मिथ्स हैं. एक कि फादर की प्रॉपर्टी में भाई का हक है मेरे बाद, आज भी है. ये आप हमें नॉर्मली लगता है ये सबको पता है, नहीं पता है. विमेन कम, एक केस बहुत इंपॉर्टेंट, या मेरा कोई हक ही नहीं है, ये भी मिथ ये है. मेरा कोई हक ही नहीं है. उनको लीगली लगता है उनका कोई हक नहीं है. एक लेडी आई हमारे पास, बार बार बोल रही है मेरे भाई ने बोला तुम्हारी शादी कर दी, उस पर तुम्हारे हिस्से का खर्चा कर दिया, अब तो तुम्हारा हक नहीं है. मैंने कहा नहीं जी आपका हक है. एंड शी वॉज इंसिस्टिंग, मेरे भाई ने बोला है. सो गैस लाइटिंग हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स में बात करते हैं, फैमिली में जितनी गैस लाइटिंग चलती है उतनी और कहीं नहीं चलती. सो फर्स्ट मिथ वुड बी कि आपकी अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में राइट नहीं है. एंड सेकेंड मिथ वुड बी कि आपकी अपनी जो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी है उसमें बहुत राइट है. लेडीज किस हक से आती है ना सास ससुर के प्रॉपर्टी में अपना राइट मांगने, वो मैं आपको बता नहीं सकती. उनको लगता है बेटे को मिले ना मिले हमको जरूर चलिए मिलेगा. 2 मिथ्स आपने बता दिए, रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी एंड रिलेटेड टू योर पेरेंटल प्रॉपर्टी, और किस तरह से एक अपनी प्रॉपर्टी को लेके रह गया था जस्ट. स्त्रीधन इज गोल्ड एंड एवरीथिंग जैसे हम जानते हैं. सबसे बड़ा मिथ ये है, लेडीज को ये लगता है कि जो हम अपने घर से लाए थे वो स्त्रीधन है. नहीं है. जो आपको इन लॉज से मिला है, शादी के बाद आपको कुछ भी कहीं से मिला है, वो सब आपका स्त्रीधन है. तो लेडीज जब स्त्रीधन की रिकवरी के लिए एप्लीकेशंस डालती हैं
तो उसमें लिस्ट ही नहीं करती हैं। और आपने देखा होगा शादियों में क्या होता है, सगन का, हम पंजाबियों में तो सगन का फंक्शन होता है, उसमें लड़की को 4-4 सेट पहनाए जाते हैं, अगले दिन वो सेट निकाल के वापस लॉकर में रख दिए जाते हैं और अगली बहू को भी सेम पहना दिया जाता है। तो वो स्त्रीधन तो बिकॉज वो सोसाइटी में नहीं है तो अपने दिमाग में भी लड़कियों को Right. लगता है कि नहीं है। चलिए अब कुछ व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं और हमारे पास एक दिल्ली से नमिता सोनी का सवाल है। मेरी माँ के नाम पर घर है, उन्होंने कोई वसीयत नहीं किया है, क्या भाई और मुझे इसमें बराबर का हक है? अब तक तो व्यूअर समझ ही गए होंगे, बिल्कुल बराबर का हक है। दिस इज नथिंग न्यू इन दिस। हापुड़ से मीनाक्षी का सवाल है कि पति के निधन बाद ससुराल वाले घर खाली करने को कह रहे हैं, मेरा अधिकार क्या है? नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपका राइट टू लिविंग है ओवर देयर। नहीं निकाल सकते हैं बट निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एक ऐसा केस हुआ था जिसमें बाहर निकाल दिया था लड़की को। ये उसमें केस में क्या किया, लड़के की डेथ हुई, लड़की को 15 दिन 16 दिन में घर से निकाल दिया। यंग लड़की थी, माँ बाप के घर गई, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, उसने सरकारी जॉब पकड़ी, फाइनली बुढ़ापे तक कमाया, उसके बाद मर गई। मरने के बाद असेट्स किसको मिले? इन लॉज को, क्योंकि उसके बच्चे नहीं थे। ओह शिट। और क्लास ऑफ सक्सेशन कौन है? In-laws. हस्बैंड, बच्चे एंड देन इन लॉज। पेरेंट्स को कुछ नहीं मिला। तो ये Sad. भी इट इज वेरी वेरी I think सैड। there needs to be some revision in the laws. इट वाज ट्राइड, And नहीं हुआ। also considering the kind of things that are happening, there are a lot of social, the entire strain is changing. Yes. Is the social जो आपका वो होता है स्ट्रक्चर वो बदल रहा है, क्योंकि पहले के हिसाब से तो महिलाएं अर्न भी नहीं करती थी। दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, इन लॉज, देयर मनी, देयर प्रॉपर्टी, दे आर नथिंग ऑफ देयर। दैट इज व्हाई पहले लॉ तो भी तो laws 1956 हाँ, में बने तो ना। 56 के बाद अब 2026 में आ गए हम। तो इन 70 सालों में तो बहुत बदल गया है। बिल्कुल आना चाहिए। सोशल स्ट्रैटा ही बदल गया है पूरा। और उसका चाहे कोई भी फायदा उठाता हो, ये कहना गलत है कि सिर्फ महिलाएं उठाती हैं, आदमी भी उठाते हैं। और हर तरीके से उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि फूल प्रूफ हो जाए। फॉर एवरीथिंग देयर इज अ प्रो एंड देयर इज अ कॉन। अगर ये ऐसा करता है तो ऐसा होना Absolutely. चाहिए, ये ऐसा करता है तो ऐसा See, होना तो लॉ हैज दिस फ्लॉ एंड आई फील इट्स द बिगेस्ट फ्लॉ एवर। And that is why so many cases are pending and they're carrying on for years and years and years. Especially these succession अब things. सक्सेशन तो है ही। मैट्रिमोनियल केसेस बहुत बोला जाता है ना, दैट वुमेन मिसयूज मैट्रिमोनियल केसेस। क्यों? अगर आप एक लेडी का जो शादी में अपने 20 साल दे रही है, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, यू स्पेंड 10 years, सम ऑफ देम हैव 50% के ओनर हो मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के। इंडिया में नहीं है। नहीं है। तो वो लड़की क्या करे? वो मेंटेनेंस तो डालेगी, वो कुछ तो डालेगी। अगर आप लॉ ही स्ट्रॉन्ग कर दो कि ठीक है, यू बी द होम मेकर, आई बी द ब्रेड अर्नर, जो हम शादी में प्रॉपर्टी बनाएंगे 50% यहाँ आपकी पर तो ये 50% मेरी। आप अपना बस्ता उठाइए और अगले दिन निकल जाइए। और अपने या तो घर के चले जाइए, अपने भाई के और चले जो जाइए। लड़की कमा रही है उसकी प्रॉपर्टी भी उसके नाम नहीं होती है। उसका पैसा कहाँ गायब होता है वो किसी को नहीं पता। Once a 40-year-old middle to senior level person came and said, कि मेरे को डिवोर्स लेना है, आई एम वर्किंग, सो शी वॉज मेकिंग अराउंड 2 lakh per month, 2 to 2.5, ऑल सेड एंड डन। कहती है, मैंने कहा तो आपकी सेविंग्स है जब तक नहीं मिलती मेंटेनेंस। कहती है बट आई डोंट हैव अ पेनी। मैंने कहा पैसे कहाँ गए? कहती है वो तो मुझे पता ही नहीं। Who siphoned off? The husband. Oh. घर के खर्चे were being done from the lady's money, and the husband was building property. Okay. And this is a very common scenario. उसको कुछ नहीं पता, ज्वेलरी पहन के आओ, अगले दिन मदर इन लॉ को दे दो। It's a catch situation actually. When you don't do it, then you get to hear कि आप तो कुछ contribute नहीं करती हैं, आपने तो कुछ household expense नहीं दिए, you don't have enough love for me, that is why तुम मेरा अपना कर रही हो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई account नहीं करता है. It is part of human emotions also, Astha, and we need to understand Absolutely. that we are married in systems where we cannot just say that I am independent, so everything will go according to me. Here still the finances are controlled by the husbands. And Because most then of the you become times, the bad woman. Yes. Yes. That is the catchword I wanted to say. That you become the bad woman when you say that you want to own the rights, claim the rights, and tell your rights. Absolutely. So इसी के साथ अंत करेंगे और मैं एक एक्सपर्ट टिप जाते जाते आपसे चाहूँगी ताकि आप महिलाओं को बता सकें कि कुछ चीज़ों में शर्मा शर्मी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर खुदा ना खास्ता कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आती है तो वो कैसे उसको फेस करेंगे, क्योंकि कई बार आपके पेरेंट्स का भी साथ आपको नहीं मिलता है. द लेटेस्ट एग्जाम्पल बीइंग ट्विशा's केस वेयर शी क्राइड फॉर हेल्प, शी सेड ऑन हर थिंग्स, नाउ वट एवर सेड एंड डन शी इज गॉन, and there are various things said about her which are not in good taste.
So you should advise the women what they should be doing. ऑल राइट, सो सबसे पहले बहुत ही रियल लाइफ बेसिक एडवाइस है, मेक योर ओन मनी एंड कीप इट विद यू. प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार ये बोला जाता है समवेयर बीइंग अ केयर गिवर विच इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ बीइंग ग्लैमराइज टू एन एक्सटेंट कि यू आर मेड टू फील गिल्टी कि मैं तो नौकरी करना चाहती हूँ बच्चे छोड़ के. ये ऑप्शन हस्बैंड्स को नहीं मिलती, राइट? सो मेक योर ओन मनी. यू शुड नो वेयर इट इज़ गोइंग. आपके नाम पे जानी चाहिए, आपको पता होनी कहाँ जानी चाहिए. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सारा कुछ अपने पास रखिए, अपने नाम पे रखिए जितना रख सकते हो. ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूट इन द हाउस, दैट्स अ डिफरेंट इशू. पर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बार जब बना लो उसको एक लिस्ट बना के रखो और इफ़ पॉसिबल मेक अ विल सो दैट योर पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन एवरीबडी इज़ प्रोटेक्टेड. तो लिस्ट पहले प्रॉपर्टी बनाओ, फिर उसकी लिस्ट बनाओ, फिर उसके ऊपर विल बनाओ जिसमें यहाँ डाल दो क्या मिले, कितना मिले, किसको मिले, कब मिले. आई थिंक इतना भी अगर आप बिल्कुल बेसिक कर I would लोगे. just say stay alert, stay aware and stay safe. सावधान रहिए. सावधान रहिए. तो आज की बातचीत से एक बात साफ है, प्रॉपर्टी सिर्फ ज़मीन या फिर घर का मामला नहीं है, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य का मामला है. ये एक महिला की आर्थिक गरिमा यानी कि उसकी इकोनॉमिक डिग्निटी का है. कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं, लेकिन अधिकार तभी काम आते हैं जब उनकी जानकारी हो. शायद इसीलिए सबसे ज़रूरी विरासत से संपत्ति नहीं है आपकी, बल्कि जागरूकता, जिसकी मैंने बात कही, अवेयरनेस है. क्योंकि जो महिला अपने अधिकार जानती है वही अपने भविष्य के फैसले में ज़्यादा मजबूती से ले सकती है. तो अगर आपने अपने नाम से एक छोटा सा भी प्लॉट खरीदा है तो आप उसकी सिर्फ ओनर नहीं बनी है, वो आपका एक एसेट है. आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षा चक्र बना रही हैं. और ये लिस्ट करिए आस्था के अकॉर्डिंग, अपने एसेट्स कहीं पर लिखिए, क्योंकि आप अपने जब तक हक को नहीं पहचानेंगी यही आपका असली फ़ायदा है. देखते रहिए प्रॉपर्टी से फ़ायदा, PSF, जहाँ होगी आपके फ़ायदे की बात.